आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। अपना अध्याय 9 है, जो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। क्या होता है ग्रेविटेशन? इसकी परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी जो ब्रह्मांड है उसकी कोई भी वस्तु है वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और आकर्षित करने के इस गुण को ही अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पेड़ से फल का पृथ्वी पर गिरना, पेड़ से फल पृथ्वी पर गिर रहा है तो पृथ्वी क्या कर रही है? जो फल है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पृथ्वी का चंद्रमा को अपनी कक्षा में बनाए रखना, ग्रहों का सूर्य की परिक्रमा करना, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? गुरुत्वाकर्षण के। ठीक है, प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित कर रही है, और जो आकर्षित कर रही है जिसमें ये बल कार्य करता है उसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं। ठीक है, यही ग्रेविटेशन है। अगला जो नियम है अपना वो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है? ये नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक आकर्षण बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित कर रहा है, और जो आकर्षित कर रहा है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा, F बराबर जी m1m2/r²। ठीक है, यहाँ पर जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। F गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 m2 दोनों वस्तु दोनों पिंड है उनका द्रव्यमान है, और r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। ठीक है, यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। ये नियम न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या निष्कर्ष निकले वो अपन पढ़ लेते हैं। देखिए, द्रव्यमान बढ़ने पर, द्रव्यमान जितना अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना अधिक होगा, है ना। इसको आप अच्छे से इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे कोई वस्तु है ना, तो उसका वजन जितना ज़्यादा होगा वो पृथ्वी पर उतनी ही तेज गति से आकर्षित होगी। यानी आपने देखा होगा जब आसमान से कोई मतलब वस्तु गिरती है, जैसे कोई बर्फ़ का गोला गिरता है, तो कितना मतलब छोटा 100 ग्राम का भी अपने को 10 किलो के बराबर लगता है, इतना भारी होता है वो, है ना। क्यों? क्योंकि उसका मतलब जो ग्रेविटेशन है उस फोर्स के कारण उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और द्रव्यमान अगर जितना ज़्यादा है तो उसका उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं दूरी बढ़ने पर, यानी दो वस्तुओं के बीच दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। यह दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। यानी जब कोई दो वस्तु है, कोई दो पिंड है, तो उनके बीच ये दूरी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उनकी दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा। फिर बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है ना, इससे क्या फायदे हैं। तो बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने में सहायता करता है, यानी जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनमें यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कार्य करता है। फिर बात करते हैं चंद्रमा को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखना, पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का कारण बताता है, समुद्र में ज्वार भाटा की व्याख्या करता है। तो ये सभी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा एग्जाम में आपके, है ना। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाइए। तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक आकर्षण बल से आकर्षित करता है, जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और ये बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इसका फॉर्मूला F बराबर जी m1 × m2/r² होता है ना। अब इसको याद रखने की ट्रिक भी पढ़ लेते हैं अपन। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा वस्तु उतनी ही अधिक पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी, यानी उसका उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर उस वस्तुओं के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में यदि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो आकर्षण बल कम होगा। ठीक है, ये था गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम और फॉर्मूला। ठीक है, अब अपन अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अपना अगला नया टॉपिक है मुख पतन, फ्री फॉल, है ना।
क्या होता है, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे गिरती है तो उस पर कोई अन्य बल जैसे वायु प्रतिरोध कार्य नहीं करता है तो वस्तु की इस गति को मुक्त पतन कहते हैं। यानी जो वस्तु है वो धरती पर या पृथ्वी पर गिर रही है तो उस पर कोई अन्य बल कार्य नहीं करता है, यानी उस जो वायु है वातावरण की उससे उसका प्रतिरोध नहीं होता है, तो उसे अपन मुक्त पतन बोलते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे गिरती है तो कोई अन्य बल उस पर कार्य नहीं करता, यही मुख्य पतन है। पेड़ से फल का गिरना, ऊंचाई से पत्थर का गिरना, है ना, इसकी क्या विशेषताएं हैं। वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण, जिसे अपन जी के द्वारा डिनोट करते हैं, के बराबर होता है। निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है। जो वेग होता है वो सभी का समान होता है, समान गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, यही मुक्त पतन है। ठीक है, इसे अपन इंग्लिश में फ्री फॉल बोलेंगे, है ना। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे अपन गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, है ना। इसे जो स्मॉल जी होता है उसके द्वारा डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा, जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटेवा आर स्क्वायर। यहाँ पर जी अपन ने पढ़ा था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जबकि एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस है। ठीक है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको गुरुत्वीय त्वरण अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को अपन गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती है वो पढ़ लेते हैं अपन अब। विशेषताएं, है ना, जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत रेखा पर कम होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका जो मान होता है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है, यानी जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, है ना। जैसे अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ा था, कोई दो वस्तुएं है ना, यदि उनमें दूरी बहुत ज्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। फिर बात करते हैं पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान घटता है ना। जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, गुरुत्वीय स्थिरांक जी के मान का परिकलन, है ना। गुरुत्वीय स्थिरांक जी क्या होता है ना। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्वीय स्थिरांक जी है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वो दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी, है ना। गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला F बराबर जी m1 m2। जी सार्वत्रिक नियतांक है, m1 m2 दो पिंडों का द्रव्यमान और r इनके बीच की क्या है, दूरी है। ठीक है, तो इस सूत्र के अनुसार और जी का मान जो सार्वत्रिक नियतांक होता है उसका मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर होती है। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर होता है। और इस जो गुरुत्वीय स्थिरांक जी है इसकी विशेषताएं निम्न है। जैसे जी का मान पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है, जो गुरुत्वीय स्थिरांक है इसका मान पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है, जबकि जो गुरुत्वीय त्वरण था उसका मान ध्रुवों पर अधिक था और विषुवत रेखा पर कम था और पृथ्वी के केंद्र में भी घट रहा था। जबकि जो गुरुत्वीय स्थिरांक जी है, कैपिटल जी है, इसका मान सभी ध्रुवों पर, सभी जो पृथ्वी है उस पर समान रहता है, सॉरी ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है ना। जबकि गुरुत्वीय स्थिरांक जो स्मॉल जी था उसका मान भिन्न होता है। इसकी विशेषता इस प्रकार हो जाएगी कि जी का मान पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है, ये किसी वस्तु के द्रव्यमान, आकार या स्थान पर निर्भर नहीं करता है, यह एक सार्वत्रिक नियतांक है। जी क्या है, एक सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। फिर इसके बाद अपने अगले टॉपिक है द्रव्यमान और भार। अब अपन बात कर लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को अपन द्रव्यमान कहते हैं, यानी किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है
इसे केजी के द्वारा डिनोट करते हैं। इसकी विशेषता द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी इसका परिणाम और दिशा दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, यानी सॉरी, इसकी दिशा है निश्चित होती है, परिणाम तो निश्चित होता होगा। ठीक है। इसका मान स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। यह वस्तु के जड़त्व का माप है। द्रव्यमान को तुला द्वारा मापा जाता है, यानी परिणाम निश्चित होता है ना। जैसे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी, चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह पर भी उसका द्रव्यमान 10 केजी ही रहेगा। यह द्रव्यमान है। ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रा किलोग्राम होता है और पदार्थ की कुल मात्रा को ही अपन द्रव्यमान कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। स्थान मतलब इसका मान स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। वस्तु के जड़त्व का माप है और इसे तुला द्वारा तोला जाता है। ठीक है। पृथ्वी चंद्रमा पर यह समान होता है इसका द्रव्यमान। फिर बात कर लेते हैं भार। देखिए, द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं, है ना। अच्छे से समझ लेना, भार और द्रव्यमान दोनों ही अलग चीजें हैं। भार पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं, जबकि द्रव्यमान क्या होता है पदार्थ की कुल मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। इसका जो भार है इसका फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा। इसको अपन इंग्लिश में वेट बोलते हैं, जबकि द्रव्यमान को अपन मास बोलते हैं। वेट बराबर mg, है ना। यहाँ पर w भार है, m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। और इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। भार एक सदिश राशि है। इसका परिणाम और दिशा दोनों ही निश्चित होते हैं। भार स्थान के अनुसार बदलता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/6 होता है ना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/6 होता है। भार को स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मापा जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो उसका भार 10 × 9.8 बराबर 98 न्यूटन होगा, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर की। द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक है। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। स्थान बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता है जबकि स्थान बदलने पर भार बदल जाता है। द्रव्यमान को तुला से मापा जाता है, जबकि भार को स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है। अब द्रव्यमान और भार से क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार स्थान के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। ये था द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर। अपन ने द्रव्यमान और भार पढ़ लिया, सार्वत्रिक नियतांक पढ़ लिया, गुरुत्वीय त्वरण जी पढ़ लिया। ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, है ना। भार पढ़ेंगे अपन, द्रव्यमान नहीं पढ़ेंगे। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार W बराबर mg। W यहाँ पर भार है, m द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, है ना। अपन ने पढ़ा था चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 होता है। ठीक है। ये 1/6 होता है ना। अतः Gm बराबर G/6। इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm, यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर m × G/6, है ना। ये 9 नहीं है, आप 9 मत समझ लेना इसको, ये G है। ठीक है। इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का भार W/6, यानी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग 1/6 होता है। ठीक है। 1/6 होता है। ये देखिए, इसको 1/6 कर लेना। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार 10 न्यूटन होगा। यानी यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलो की है तो चंद्रमा पर वो वस्तु 6 किलो की रह जाएगी। ठीक है।
सॉरी, यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलो की है तो पृथ्वी पर हाँ, यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलो की है तो चंद्रमा पर उसका भार 10 किलो रह जाएगा। ठीक है, यानी 1/6 रह जाएगा। फिर बात कर लेते हैं प्रणोद और दाब। प्रणोद और दाब क्या होता है? किसी सतह पर लंबवत दिशा में लगाया गया बल प्रणोद कहलाता है ना, लंबवत दिशा में। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक द्वारा मेज पर लगाया गया बल, जमीन पर खड़े व्यक्ति द्वारा जमीन पर लगाया गया बल, जो लंबवत बल लगाया जाता है वही प्रणोद बल है। इसकी क्या विशेषता है? प्रणोद यह एक बल होता है, यह सदैव सतह के लंबवत कार्य करता है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। फिर बात कर लेते हैं अपन दाब की। दाब क्या होता है? किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रणोद को दाब कहते हैं। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को अपन दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा, P बराबर F/A। यहाँ पर P क्या है? प्रेशर, F क्या है? प्रणोद बल, और A क्या है? क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, और पास्कल को अपन न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर में भी बदल सकते हैं। जैसे नुकीली कील आसानी से लकड़ी में घुस जाती है, तो वो किसकी वजह से? दाब की वजह से, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक होता है। और ऊंट के चौड़े पैर रेत में कम धंसते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है। और इसका सबसे बढ़िया एक एग्जांपल, जैसे आपका जो बैग होता है, स्कूल बैग, उसका जो वो पट्टा होता है कंधे पर टांगने का, वो चौड़ा होता है ना, तो उससे क्या होता है? दाब कम हो जाता है ना। फिर बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसकी क्या विशेषताएं है? क्षेत्रफल कम होने पर दाब बढ़ता है और क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब घटता है, इसीलिए वो पट्टा चौड़ा होता है। कोई जो पट्टा है वो जितना ज़्यादा चौड़ा होगा तो आपको क्या होगा? उसका वजन कम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका दाब घट जाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है ना। अब अपन संक्षिप्त सार पढ़ लेते हैं। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। प्रणोद किसी सतह पर लंबवत लगाया गया बल होता है। दाब क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद ही दाब कहलाता है। अब अपना अगला टॉपिक है उत्प्लावकता, है ना। क्या होता है उत्प्लावकता? जब किसी वस्तु को किसी द्रव जैसे जल हो गया, तेल है आदि में डुबोया जाता है, तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस ऊपर की ओर लगने वाले बल को अपन उत्प्लावक बल तथा इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। यानी जो द्रव है ना, वो ऊपर की ओर क्या लगाता है? एक बल लगाता है ना। इस ऊपर की ओर लगने वाले बल को अपन उत्प्लावक बल तथा इस गुण को अपन उत्प्लावकता कहते हैं, है ना। इसकी परिभाषा इस प्रकार रहेगी कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस ऊपर की ओर लगने वाले बल को अपन उत्प्लावक बल तथा इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है, तो वो किसकी वजह से तैरता है? उत्प्लावक बल की वजह से। नाव पानी पर तैरती है, कोर का टुकड़ा पानी में तैरता है ना। ये सभी उत्प्लावक बल के कारण तैरते हैं, और इस गुण को अपन उत्प्लावकता कहते हैं। इनकी विशेषताएं इस प्रकार हो जाएगी कि उत्प्लावक बल सदैव ऊपर की ओर कार्य करता है, यह द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल के कारण वस्तुएं द्रव में हल्की प्रतीत होती है ना, उसका वजन कम लगता है उत्प्लावक बल की वजह से। फिर बात कर लेते हैं अपन आर्किमिडीज के सिद्धांत की, है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावक बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है ना। जब कोई वस्तु है उसको अपन पानी में डुबो रहे हैं, तो उस पर क्या करेगा? एक उत्प्लावक बल करेगा, और वही उत्प्लावक बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है ना। जो जैसे कोई वस्तु है उसको पानी में डुबाया था, वो क्या करेगी? जो पानी था उसका स्थान ले लेगी, और जो वो स्थान लिया है वो किसके भार के बराबर होगा? उस उत्प्लावक बल के बराबर होगा। ठीक है, जो द्रव के भार के बराबर होगा। ठीक है, उत्प्लावक बल होगा जो वो वस्तु थी, जो स्थान घेरा उस वस्तु ने, उस द्रव के भार के बराबर होगा, है ना। कुल मिलाकर जो उस वस्तु ने जो उस जगह पर जो पानी था उसका जो भार है उसके बराबर उस वस्तु का उत्प्लावक बल कार्य करेगा। ठीक है, अगर और भी समझ में नहीं आएगा तो आपको ये समझना है, जितनी वो वस्तु स्थान घेरा उस वस्तु ने द्रव में, उस स्थान पर जो द्रव था
उस द्रव के भार के बराबर उसका उत्प्लावक बल होगा। ठीक है, इसका सूत्र एफ एट बराबर विस्थापित द्रव का भार, जहाँ एफ एट क्या है, एफ बी विस्थापित द्रव का भार है। ठीक है, एफ बी एक उत्प्लावक बल है। सूत्र इसका इस प्रकार हो जाएगा, एफ बी बराबर विस्थापित द्रव का भार। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, जहाज पानी पर तैरते हैं, हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व बताता है, पनडुब्बियां इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, उत्प्लावक बल के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, उत्प्लावक बल के बारे में बताता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग। जहाजों के निर्माण में, पनडुब्बियों के संचालन में, हाइड्रोमीटर तथा लेक्टोमीटर में, वस्तुओं का शुद्धता परीक्षण करने में। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, उत्प्लावकता द्रव द्वारा वस्तु पर लगाया गया ऊपर की ओर एक बल है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि ये उत्प्लावक बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावक बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, कुल मिला के जो उत्प्लावक बल जितने क्षेत्र पर लग रहा है ना, वो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हो जाएगा, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर या अधिक हो तो वस्तु तैरती है ना। उत्प्लावक बल ज़्यादा होगा तो ही वस्तु तैरती है, अन्यथा वह डूब जाती है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। पानी की सतह पर रखी वस्तुएं तैरती है या डूबती है, क्यों? कोई भी वस्तु पानी की सतह पर तब तैरती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो। यदि उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तो उस स्थिति में वह पानी में डूब जाती है। यदि पानी के घनत्व के बराबर होता है तो वस्तु बीच में रहती है, यानी आधी डूबी भी रहती है और आधी बाहर निकली भी रहती है ना। ठीक है, तो ये अपना गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छे से इन चीज़ों को लिख लेना, और समझ में नहीं आए तो बार बार इस वीडियो को देखना, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है।